एक आदमी ने अचानक देखा कि समुद्र की सतह पर कुछ अजीब हो रहा है। उसने तुरंत दूरबीन कप्तान को दे दी। यह अचानक हुई घटना देखकर कप्तान भी बहुत जिज्ञासु हो गया। अनंत समुद्र की सतह पर एक जहाज बिना हिले डुले खड़ा था और सबसे अजीब बात यह थी कि रडार स्क्रीन पर यह जहाज शुरुआत में दिखा ही नहीं। कप्तान ने स्थिति देखकर तुरंत अलार्म बजा दिया। सभी नाविक सतर्क हो गए और तोपों का मुंह उस संदिग्ध जहाज की ओर कर दिया। छोटा हेई उस जहाज को देखकर अंदाजा लगाने लगा कि शायद वो जहाज उन्हें रसद पहुंचाने के लिए आया कोई दोस्ताना जहाज हो। लेकिन जब लासी ने वॉकी टॉकी उठाकर संपर्क करने की कोशिश की तो चाहे जितना बुलाया कोई जवाब नहीं आया। और भी अजीब यह था कि जहाज जानबूझकर तोपों की सीमा से थोड़ा दूर ही रुका हुआ था, जिसे देखकर हर किसी को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कई बार संपर्क करने की कोशिश और उस अजीब सन्नाटे ने सभी के मन में बेचैनी पैदा कर दी। साल 2063 में पृथ्वी पर ज्यादातर जमीनें पानी में डूब चुकी थी और यह समुद्री चौकी हर देश के लिए एक अहम ठिकाना थी। यह चौकी पहले से ही झुकी हुई थी और अज्ञात खतरों से घिरी हुई थी। अब यह रहस्यमयी जहाज स्थिति को और भी खतरनाक बना रहा था। वे लोग पहले ही इस चौकी पर अपनी 2 साल की ड्यूटी से ज्यादा समय बिता चुके थे। खाने पीने की चीजें लगभग खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि पीने का पानी भी समाप्त होने वाला था। पिछले 3 महीनों से वे केवल थोड़े से सड़े हुए टोफू पर जी रहे थे। कुछ समय पहले चौकी का परमाणु रिएक्टर भी लीक हो गया था। अब वे केवल थोड़ी सी दवा से विकिरण के असर को कम कर रहे थे, लेकिन वो भी केवल 1 हफ्ते तक चलने वाली थी। आखिरकार कप्तान ने सोच समझकर छोटा हेई को अकेले जांच के लिए भेजने का फैसला किया। छोटा हेई अनिच्छा से यह खतरनाक मिशन स्वीकार कर लेता है। वो एक लाइफ बोट में बैठकर सावधानी से उस जहाज के करीब पहुंचता है। जैसे जैसे वह पास जाता है उसे माहौल और डरावना लगने लगता है। जहाज का ढांचा चोटों और जंग से भरा हुआ था, फिर भी वह समुद्र की सतह पर स्थिर खड़ा था। छोटा हेई ने जहाज के चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन एक भी इंसान नहीं दिखा। उसने जहाज के अंदर कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह सन्नाटा उसकी रूह तक कांप उठा, मानो अगले ही पल कुछ भयावह घटने वाला हो। फिर भी छोटा हेई ने अपने डर पर काबू पाया और जहाज पर चढ़ने का फैसला किया। उसे पता था कि यही शायद उनके बचने की आखिरी उम्मीद हो। वह जहाज के डेक पर चढ़ा और सबसे पहले वॉकी टॉकी से कप्तान को स्थिति की जानकारी दी, लेकिन एहतियात के तौर पर रिपोर्ट देने के बाद उसने अपना वॉकी टॉकी बंद कर दिया और फिर जहाज के हर कोने की जांच शुरू की। वह जब केबिन के अंदर पहुंचा तो देखा कि सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। वॉकी टॉकी पहले से टूटा हुआ था और कपों पर जाले जमे हुए थे। स्पष्ट था कि यह जहाज बहुत समय पहले छोड़ा जा चुका था, लेकिन उसे वहाँ 4 सेट सलीके से रखे सैन्य उपकरण मिले। यह साफ था कि यह जहाज मुख्यालय से भेजा गया था, उनकी जगह लेने वाली मित्र सेना का, लेकिन उस पर सवार लोग ऐसे गायब थे जैसे हवा में विलीन हो गए हों। छोटा हेई उलझन में था, लेकिन जब उसने देखा कि जहाज पर राशन और खाना अब भी मौजूद है तो भूख से परेशान होकर उसने एक ब्रेड का टुकड़ा उठाया और खाने लगा। उसे यह नहीं पता था कि कप्तान उसकी प्रतिक्रिया न मिलने से अब बेहद चिंतित था। कप्तान को लगा कि छोटा हेई के साथ कुछ अनहोनी हुई है और उसने निर्णय लिया कि उस जहाज पर हमला किया जाए ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। लेकिन वह जहाज तोप की पहुंच से बाहर था, इसलिए कप्तान ने अंतिम हथियार यानी परमाणु हथियार का उपयोग करने का आदेश दिया। इसे चालू करने के लिए 2 चाबियां एक साथ घुमानी पड़ती थी। एक कप्तान के पास थी और दूसरी लासी के पास। लासी इस आदेश से सहमत नहीं था, लेकिन उसे पता था कि आदेश का उल्लंघन करना सजा का कारण बन सकता है। वो झिझका, लेकिन फिर भी चाबी सौंप दी। कप्तान ने दोनों चाबियां डालकर सिस्टम चालू किया और लॉन्च कोड प्राप्त किया। लासी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कप्तान सख्ती से इनकार कर देता है। आखिरी पुष्टि से पहले कप्तान ने सोचा कि एक बार फिर छोटा हेई से संपर्क करने की कोशिश की जाए। उसी समय खाना खा रहा छोटा हेई अचानक याद करता है कि उसे रिपोर्ट करनी चाहिए। वो वॉकी टॉकी चालू करता है और कप्तान को जवाब देता है। कप्तान तुरंत परमाणु हथियार निष्क्रिय कर देता है। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन कप्तान ने लासी को चाबी वापस नहीं दी। लासी ने मांगी पर कप्तान ने मना कर दिया, कहते हुए कि स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। फिर छोटा हेई ने उस जहाज को छोटी नाव से खींचकर चौकी तक ला दिया। सब लोग जहाज के चारों ओर इकट्ठा हुए यह देखने की मामला क्या है। गंजा इंजीनियर, जो चौकी का प्रमुख तकनीशियन था, सबसे पहले जहाज की पूरी जांच करने पहुंचा। उसने पाया कि जहाज का इंजन कई महीनों से बंद पड़ा है। सभी हैरान थे, यह जहाज आखिर आया कहां से। जहाज पर इतना सारा खाना था, लेकिन लोग गायब थे। कप्तान ने भी समय व्यर्थ नहीं किया। उसने जहाज के सारे नौवहन लॉग डाउनलोड किए और दीवार से समुद्री नक्शा उतार लिया। लॉग में दिए गए निर्देशांक के आधार पर उसने जहाज की यात्रा की दिशा का पता लगाया, पर नतीजा देखकर वह चौंक गया। जहाज को तो पहले ही चौकी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यह रास्ते से भटककर दूसरी दिशा में चला गया था। दूसरी ओर गंजा इंजीनियर रात भर जहाज पर रहकर जांच करता रहा। उसी समय छोटा हेई वहां पहुंचा और उसे काम करते हुए देखा। गंजा बोला कि इंजन कई महीनों से बंद है, लेकिन शायद इसे फिर से ठीक किया जा सकता है। यह सुनकर दोनों के मन में उम्मीद की एक किरण जगी, शायद अब वे इस चौकी से निकल सकेंगे। असल में इन दोनों के बीच लंबे समय से लगाव था, जो इस सुनसान जगह में पनपा था। छोटा हेई सपने देखने लगा कि वो वापस जमीन पर लौटेगा, पर लासी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। उसे पता था कि कप्तान उन्हें जाने नहीं देगा। अगले दिन सुबह ही छोटा हेई और गंजा इंजीनियर इंजन की मरम्मत में लग गए। गंजा वाकई में माहिर था। थोड़े समय में ही उसने इंजन ठीक कर दिया, लेकिन जब वे दोनों उत्साह में बाहर आए तो देखा कि कप्तान डेक पर पहले से खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। कप्तान ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि आदेश दिया कि इंजन के पुर्जे निकाल दिए जाए। उसने कहा कि राहत दल आने से पहले कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। कप्तान के तेवर बहुत सख्त थे, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। छोटा हेई और गंजा समझ गए कि उनका ड्यूटी समय बहुत पहले समाप्त हो चुका है। अगर वे अगले तूफान से पहले नहीं निकले तो जहाज फिर समुद्र में बह जाएगा। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें विद्रोह करना चाहिए और कप्तान का आदेश न माने, लेकिन इससे पहले कि वे कोई योजना बनाते कप्तान ने खुद उन्हें बुला लिया, लासी के साथ। कप्तान ने कहा कि उसने निर्णय लिया है कि वे 2 दलों में बंट जाए। चौकी चलाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए उसने छोटा हेई और गंजा को मदद लाने भेजने का फैसला किया, जबकि लासी ने स्वेच्छा से कप्तान के साथ रहने का निश्चय किया। छोटा हेई हैरान था कि लासी उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहती। उसने पूछा, पर लासी ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे कभी छोड़
छोटा हेई से कोई लगाव नहीं था, वो तो बस उसके लिए एक खिलौना था। यह बात छोटा हेई के दिल में तीर की तरह लगी। उसके चेहरे की उम्मीद पल में मिट गई। वह दुखी होकर मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी चौकी में सायरन बज उठा। लासी ने रडार देखा, एक और अज्ञात जहाज नजदीक आ रहा था। इस बार जहाज काफी नजदीक था। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया कि उस जहाज को तोप से उड़ा दिया जाए। छोटा हेई और गंजा तुरंत तोप में गोले भरने लगे। कप्तान के आदेश के साथ ही गंजा ने फायर बटन दबाया, लेकिन निशाना चुक गया। कप्तान ने दोबारा गोला भरने का आदेश दिया। इसी बीच लासी लगातार वॉकी टॉकी से उस अनजान जहाज को पुकारती रही। उसी समय उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो जहाज दूर जा रहा था। वह तुरंत नीचे जहाज की तरफ भागी और जाकर देखा तो पाया कि पहले जो जहाज वे चौकी पर लाए थे वो गायब था। अब उसे समझ आया कि कप्तान उसी जहाज को डुबोना चाहता था ताकि कोई भी वहां से भाग न सके। इधर छोटा हेई और गंजा को भी सच्चाई समझ आ गई। वे जिस पर हमला कर रहे थे वो वही जहाज था जो उन्हें आजादी दिला सकता था। छोटा हेई को तुरंत एहसास हुआ कि कप्तान ने जानबूझकर रस्सियां खोल दी थी ताकि वह जहाज बह जाए और उनका रास्ता बंद हो जाए, लेकिन कप्तान ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी बंदूक निकाल ली और उनकी तरफ तान दी। गंजा अब सब कुछ समझ चुका था और गुस्से से भर गया। वो कप्तान की बंदूक के सामने भी पीछे नहीं हटा, लेकिन कप्तान ने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और गंजा का एक कान उड़ गया। छोटा हेई को डर था कि कप्तान और भी भयानक कदम उठा सकता है, इसलिए उसने उसकी बात मानते हुए तोप से फायर किया। गोला सीधा लक्ष्य पर लगा। समुद्र में जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें उठी। उस पल आजादी की आखिरी उम्मीद भी राख हो गई। गंजा ने सब कुछ भूलकर कप्तान पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तभी लासी ने पास रखे फायर एक्सटिंग्विशर से कप्तान के सिर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। तीनों ने मिलकर कप्तान को चौकी के स्टोर रूम में बंद कर दिया। परमाणु हथियार की दोनों चाबियां फिर से लासी के पास आ गई। गंजा ने कहा कि कप्तान को यही खत्म कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे, लेकिन छोटा हेई ने उसे रोक लिया। वो जानता था कि कप्तान ने बहुत कुछ गलत किया है, फिर भी वह उसे मारकर सब खत्म नहीं करना चाहता था। छोटा हेई स्टोर रूम में गया और कप्तान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? कप्तान ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जहाज के मार के रिकॉर्ड के अनुसार वो जहाज महीनों पहले ही चौकी पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह अचानक 16 किलोमीटर पहले दिशा बदल देता है। मुझे शक है किसी ने हमारे चौकी के निर्देशांक में छेड़छाड़ की है। अगर वो दुश्मनों का जहाज था और हमारे परमाणु हथियार तक पहुंच जाता तो सब खत्म हो जाता, इसलिए मुझे उसे नष्ट करना पड़ा। लेकिन छोटा हेई को कप्तान की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये बस सफाई देने के लिए कहा जा रहा है। इसी दौरान शराब के नशे में गंजा कमरे में घुस आया। वो लासी की तरफ झपटा और उसका गला पकड़ लिया। लासी ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन गंजा ने मौका पाकर उसकी दोनों चाबियां छीन ली। वो पागलों की तरह कंट्रोल रूम की ओर भागा जहां परमाणु हथियार को सक्रिय करने की प्रणाली थी। उसका इरादा था पूरे चौकी को उड़ा देना। उसे अब इस जीवन से कोई उम्मीद नहीं बची थी। छोटा हेई शोर सुनकर वहां पहुंचा और उसे समझाने की कोशिश की, गंजा मत करो, शांत हो जाओ। लेकिन गंजा ने कोड डालना शुरू कर दिया। आखिरी अंक डालने से पहले वह रुक गया क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी नंबर क्या था। छोटा हेई धीरे धीरे उसके करीब गया और उसे शांत कराया। आखिरकार उन्होंने उसे रोक लिया। लासी ने मौका देखकर चाबियां वापस ले ली। गंजा ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं कप्तान को मारने गया था, लेकिन वह पहले ही भाग चुका है। यह सुनकर छोटा हेई और लासी दोनों दौड़कर स्टोर रूम पहुंचे। वहां खिड़की खुली हुई थी और कप्तान गायब था, लेकिन चारों ओर तो बस अंतहीन समुद्र था। कप्तान जा कहां सकता था? छोटा हेई को डर था कि कप्तान कहीं लौटकर बदला न ले। वह उसके कमरे में गया और सुराग ढूंढने लगा। टेबल पर उसे नक्शे और हाथ से लिखे नोट मिले जिनमें निर्देशांक और जहाज के रूट की रेखाएं बनी थी। वो रेखाएं देखकर छोटा हेई चौंक गया। कप्तान सच कह रहा था, रास्ता सच में बदला गया था। इसी बीच एक नया तूफान आने वाला था। समुद्र में तेज हवाएं चलने लगी और लहरों के साथ बहुत सारा कचरा चौकी की ओर बहने लगा। पिछले कई महीनों से वे लोग इसी बहकर आए कचरे से जरूरी चीजें हासिल कर रहे थे। गंजा और लासी कचरा इकट्ठा करने बाहर निकले, जबकि छोटा हेई मछली पकड़ने में लग गया। वो जाल खींच ही रहा था कि अचानक उसे कुछ बहुत भारी महसूस हुआ। उसने जोर लगाया और जब जाल बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक मानव हाथ कसकर फंसा हुआ था।